क्या उनकी चिंता हो पा रही है? उनको काम मिल सके, उनको सहूलियत मिल सके, क्या कर रहे हैं इसमें? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो कोरोना का संकट शुरू हुआ तब उस समय मजदूर भाई बहन ही नहीं, सभी को ये लग रहा था कि हमारा भविष्य क्या होगा, जीवन का स्वरूप कैसे बनेगा, कैसे चलेगा। और इसके लिए मजदूर ने सबसे पहले सोचा कि हम अपने गांव, अपने घर पहुँचें। और जब घर पहुँचे तो फिर मूल स्थान पर समस्या और उसका समाधान। तो वास्तव में गांव या घर पर पहुंचकर रोजगार मिले और उसमें सरकार का योगदान सामने नजर आए। तो हम ये मानते हैं कि सरकार ने इसकी पहले दिन से ही चिंता की। आप ध्यान करें कि सभी देश की राज्य सरकारों ने मजदूर को अपने गृह जनपद तक पहुंचने की चिंता की और आगे की व्यवस्था की कि कैसे रास्ते में भी उनको कोई असुविधा ना हो। कोई अपवाद स्वरूप कोई केस आ गया हो तो एक अलग बात है, नहीं तो सामान्यतः सभी राज्यों ने, और मैं जिस राज्य का रहने वाला हूं उत्तर प्रदेश का, हमारे मुख्यमंत्री ने तो इसकी बहुत व्यक्तिगत चिंता की। सबको अपने स्थान पर पहुंचाएं और पहुंचाकर उनको एक व्यवस्थित करने का काम करने का हम लोगों ने प्रयास किया। देखने में आया कि असंगठित क्षेत्र के मजदूर बहुत बड़ी संख्या में हैं, लेकिन ना तो उनका कोई डाटा है, ना उनकी कोई कहीं देखभाल है। इस पर क्या कर रहे हैं कि उनको कैसे सामाजिक सुरक्षा मिल सके? आज़ादी के बाद से हमने मजदूरों का कोई डाटा एकत्र नहीं किया था और ऐसा लग रहा है कि इसकी आवश्यकता है। हम अंदाज से कहते हैं कि अगर संगठित मजदूर 10 करोड़ के आसपास हैं तो असंगठित मजदूरों की संख्या एक अनुमानतः 40 करोड़ के आसपास है। पर इसका कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है, इसकी कोई फिगर नहीं है कि किस राज्य से कितने हैं और कितने ऐसे असंगठित मजदूर हैं जो कहाँ कहाँ जाते हैं। पर इस समय इस दौर का हम लोगों ने ये लाभ उठाने की कोशिश की कि भाई इस डाटा को बनाया जाए। सभी स्थानों पर सभी राज्य सरकारों से हमने आग्रह किया कि इसको नोट करें और इसको काम करें और इसको एक सही दिशा में ले जाने का काम करें, और अब वो प्रक्रिया इस समय चल रही है। आपने इसमें कुछ राज्यों को चिट्ठी भी लिखी है सामाजिक सुरक्षा को लेकर के नहीं, वो तो हम निरंतर सभी राज्यों के श्रम मंत्रियों के संपर्क में रहते हैं, उसके हिसाब से बात करते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके माध्यम से अपनी सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने एक जो काम शुरू किए, खास तौर से गरीब कल्याण अभियान जो शुरू किया है, और उन्होंने जैसे देश के अंदर अविकसित हमने ज़िले छांटे और उन ज़िलों में ये मजदूर जो जाते हैं ये खाली ना बैठे, इनको काम मिले। और हम लोगों ने एक 125 दिन के काम की योजना बनाई और इस काम को व्यवस्थित करने का काम किया। और आपकी जानकारी से आपके संज्ञान में मैं लाना चाहूँगा कि करीब 50,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस काम में की कि यहाँ पर जो मजदूर काम करें उनको पैसा मिल सके और काम मिल सके। इसकी चिंता हम लोग मिलकर कर रहे हैं। मैं यहाँ पर और भी बताना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति गांव में पहुँच रहा है उसको वहाँ पर काम मिले। और जैसा आप ये मानते हैं कि नरेगा के माध्यम से काम हो रहा है, तो नरेगा की भी चिंता की गई और नरेगा का पैसा जो अभी 80-82 रुपया था उसको 180-182 रुपये प्रतिदिन का था, उसको 200 से ऊपर करने का काम किया है कि कुछ पैसा बढ़े और लोगों को काम मिले। एक निश्चित गारंटी के साथ एक 100 दिन का काम मिलना चाहिए। राज्य सरकारों ने अभी हाल में श्रम कानूनों को बहुत लचीला कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि उद्योगों की चिंता ज़्यादा हो रही है, श्रमिकों की नहीं। क्या इसमें आपने कोई श्रमिकों की चिंता रखी है? नहीं, इस समय हमको ऐसा लग रहा है कि दुनिया के ऐसे बहुत से देश हैं जो अब हमारे देश में आकर काम करना चाहते हैं। और जैसे आपको हम बताएं कि हमारे यहाँ श्रम जो है समवर्ती सूची का विषय है। हम मूल कानूनों में कहीं कोई संशोधन नहीं करते हैं,
पर राज्य सरकार अपनी सुविधा के हिसाब से अपने कानूनों में कुछ संशोधन परिवर्तन कर सकती हैं, और केवल इसलिए कि कई राज्य सरकारों को लग रहा है कि दूसरे देशों के उद्योग उनके यहाँ लग सकते हैं, उनको आकर्षित करने के लिए कि हम जैसे इस दिशा में काम करें। और जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने जो काम शुरू किया है ये पहले से ही हमने शुरुआत की थी। हमने जो हमारे यहाँ एक था कि श्रम कानून करीब 44 की संख्या में थे, इनको कैसे कम किया जाए, और इसलिए हमने इस कार्यक्रम से पहले से ही 4 श्रम कानूनों को बनाने का जो निर्णय लिया था, वो 4 कोड बनाने का जो काम की शुरुआत हमने कर दी थी, और प्रक्रिया जारी हो गई है। उसमें 1 कोड हम लोग पास भी कर चुके हैं, और हमारा मानना है कि इस वर्ष में हम 44 श्रम कानूनों को 4 कोड में बदल देंगे। ये वास्तव में सुविधा का एक तरीका है, और इससे दूसरे देशों में भी लोगों को हमारे प्रति आकर्षण मिल रहा है, और सबको ये लग रहा है कि हिंदुस्तान इस दिशा में एक मजबूती के साथ कदम भी उठा रहा है। 44 के आपने 4 कोड बनाए हैं, उसमें श्रमिकों की चिंता कितनी है? हम जो भी कानून में परिवर्तन करते हैं उसमें एक प्रक्रिया होती है। श्रम कानूनों के अंदर मजदूर संगठन, एम्प्लॉयर्स और राज्य सरकारें, इन तीनों की ट्राइपार्टाइट मीटिंग होती है। मैं आपको संज्ञान में आपको लाना चाहूँगा, श्रम कानूनों में संशोधन की बात अब से 20 वर्ष पहले जब अटल जी की सरकार थी तब से शुरू हुई थी, और तब ये तय हुआ था कि देश में श्रम कानून बहुत हैं, इनको कम किया जाए, और इसलिए 4 या 5 कोड बनाए जाएं, इसकी चिंता की गई थी। और उस समय श्रम आयोग ने ये तय करके दिया था। पर दुर्भाग्य यह है कि 2003 और 4 के बाद जो सरकार बनी उसने इस ओर ध्यान नहीं दिया। 2014 में सरकार आने के बाद आदरणीय मोदी जी को पसंद आया कि ये काम होना चाहिए, और उसकी हमने प्रक्रिया की। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि श्रम संगठन, एम्प्लॉयर्स और राज्य सरकारें, इसमें समय लगता है। तो 2014 की लोकसभा के बाद से इस काम की शुरुआत हुई, और फिर सबसे बात करके फिर इसको एक स्वरूप में लेकर आए कि भाई 4 कोड बनाने का काम किया जाए। वो प्रक्रिया अब दौर में है, और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, एक श्रम कानून पास हो गया और वो उसके कानून बन रहे हैं। मुझे लगता है अगले महीने में चालू हो जाएगा। बाकी जो 2-3 और 3 बचे हुए हैं, मुझे लगता है अगले लोकसभा के सत्र में वो पास हो जाएंगे। तो मुझे लगता है इस वर्ष में श्रम कानूनों में हम जो परिवर्तन करना है वो हम कर लेंगे, और वो वास्तव में सबके सहमति के साथ मिलकर करने का काम कर रहे हैं। सर, सुना है सुनील कोविड-19 से ठीक होने के बाद वापस से काम शुरू कर रहा है? हाँ, ठीक सुना है। सर, उसको कोई अलग कमरा दे दीजिए, खाना भी वहीं खाएगा। तुम्हें भी तो टाइफाइड हुआ था ना पिछले साल, तुम नहीं खाते थे सबके साथ। ये भी एक नॉर्मल बीमारी की तरह है, जिसमें ठीक होने के बाद बीमार से कोई खतरा नहीं। तभी तो हॉस्पिटल ने सलाह दी है काम शुरू करने की, समझे? इनको विजेता के रूप में अपनाओ। जब भी आप अस्पताल जाएं, तो पहले डॉक्टर से अपॉइंटमेंट घर से ही लें और समय अनुसार ही घर से निकलें। ऐसा करने से आपका समय बचेगा और अस्पताल में भीड़ नहीं लगेगी, जिससे कोरोना का संक्रमण होने की संभावना कम होगी। अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए अपने साथ अपनी कोविड सुरक्षा किट यानी मास्क, सैनिटाइजर, पेन आदि ले जाना ना भूलें, ताकि आपको पेन, सैनिटाइजर जैसी चीजें दूसरों से लेकर इस्तेमाल नहीं करनी पड़े। इससे आप कोरोना के संक्रमण से अपने आप को और दूसरों को बचाएंगे। ध्यान रहे, अस्पताल में अभी सिर्फ 2 लोगों के ही प्रवेश करने की अनुमति है।
इसलिए मरीज सहित केवल 2 लोग ही अस्पताल जाएं। मास्क पहनकर ही घर से निकलें और अस्पताल में भी पहने रखें। सावधानी को आदत बनाएंगे, कोरोना को मिलकर हराएंगे। ये जो कोड बना रहे हैं आप, उसमें एक कोड वो भी है, वो कब तक अमल में आएगा? बहुत से बातें शुरू के वर्षों में जो कानून हमने बनाए उसमें शामिल नहीं थे, और अब 4 कोडों में ये सारी बातें शामिल हैं। और जैसा मैंने बताया कि हम इस प्रक्रिया में जल्दी आना चाहते हैं। जैसे कोड ऑफ मिनिमम वेज हमने पास कर दिया, ये वास्तव में ऐसा कानून है कि हम अगर आज हम ये कहें कि आज़ादी के 70 वर्षों में भी हम ये तय नहीं कर पा रहे थे कि मजदूर को वेतन महीने की कौन सी तारीख को देंगे भी या नहीं देंगे, इसमें कोई निश्चितता नहीं थी। और एक और समस्या सामने आती थी, अगर मजदूर पहले दिन ही बीमार हो जाए तो उसकी कौन चिंता करेगा। अब उसके स्वास्थ्य का भी परीक्षण हम करते हैं, तो एक छोटी छोटी बातों की चिंता कर रहे हैं। तो जो बात आप बता रहे हैं, आने वाले बचे हुए 3 कोडों में ये सारी बातें शामिल हैं। और ये क्योंकि मैं पिछले कानूनों के बारे में कोई चर्चा करना नहीं चाहूँगा कि उसमें एक कमी थी या गलती थी, पर अब इन सारी बातों की हमने चिंता की है, सबका समावेश किया है और कहीं कोई किसी को शिकायत का मौका ना मिले। इसीलिए इसमें समय भी लग रहा है कि सभी मजदूर संगठनों से बात करना, पब्लिक डोमेन में डालना और सबकी राय लेना, उद्योगपतियों की राय भी लेना, राज्य सरकारों की भी राय लेना। और अपने देश का सेटअप आप समझते हैं कि राज्य सरकारों का स्वरूप कैसा रहता है, तो सारी राज्य सरकारों को विश्वास में लेना ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है, इसमें समय लगता है। और इस सब में हम अच्छे ढंग से सही ढंग से काम कर रहे हैं, इसका हमको एक ठीक दिशा में लाभ भी मिल रहा है। संशोधन हो रहे हैं वो इंडस्ट्री के फेवर में हो रहे हैं, श्रमिकों के फेवर में नहीं हो रहे हैं। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं, जो वेज कोड आ रहा है उसमें सोशल सिक्योरिटी का भी ध्यान रख रहे हैं, आप वेलफेयर का भी ध्यान रख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि लेबर्स की भी पूरी आपने इसमें चिंता की है। सभी मजदूर संगठनों से बात करते हैं और राजनीतिक कारण से कोई हमारा विरोध करे, पर ये विषय ऐसा है कि इस पर मजदूर संगठन आते हैं, अपनी बात कहते हैं। और देश का सबसे बड़ा मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ से लगातार हम संपर्क में हैं कि कहीं कोई ऐसी बात तो ना हो जाएगी जिसमें उन्हें शिकायत का मौका ना मिले। तो मैं मानता हूँ आज तक ऐसी कोई बात मजदूर संगठनों ने नहीं की है कि भाई इसमें कोई उन्हें शिकायत का मौका मिले, और हर बात को हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि किस राज्य से किस राज्य में श्रमिक जा रहे हैं ये पता चल सकेगा, और उनके वहाँ क्या हालात है इस पर भी नज़र रखी जा सके। हम ये कहते हैं कि 40 करोड़ मजदूर हैं, तो इसका कोई डाटा हमारे पास नहीं है। ये भी हम एक पूरी रिपोर्ट लेने का काम कर रहे हैं कि हम ये रिपोर्ट हमारे पास रहे कि वास्तव में अगर असंगठित श्रमिक हैं तो कितने हैं, किस राज्य से कितने हैं, कहाँ जाते हैं, किस काम के लिए जाते हैं और कब लौट कर आते हैं नहीं आते हैं। अब एक पूरा डिटेल हमारे पास आ जाएगा। मतलब इस पर आप काम कर रहे हैं सेक्टर वाइज असंगठित? शुरुआत कर दिया एक काम हमने। अच्छा, मतलब किस तरह से शुरू किया है जरा? ये अभी जो आ रहे थे, जैसे इस दौर में अभी आ रहे थे, तो हमने कहा इसका लाभ उठाएं। तो सभी राज्य सरकारों से आग्रह करा कि आप कौन कौन मजदूर हैं उन्हें कहाँ कहाँ भेज रहे हैं और वो उनका गृह जनपद क्या है। तो वास्तव में ये अच्छी फिगर है, इसकी हम जानकारी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक सही जानकारी हमारे पास आने की संभावना है। हम लोग इसके हिसाब से बातचीत कर रहे हैं और ये महसूस कर रहे हैं कि एक राज्य से दूसरे स्थान पर जाने वाले मजदूरों के लिए सहूलियतें मिलें, उन सहूलियतों का एक सही प्रावधान हो जो उसका लाभ भी उठा सके, और इसको और सुगम बनाने की आवश्यकता है। तो इस जैसा अभी मैंने आपको बताया कि माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट जो है 1989 से है। अब इसको हमने नए जो कोड बन रहे हैं OSH कोड, उसमें इसको शामिल किया है। उसमें इन सारी बातों को जोड़ा गया है कि वास्तव में कि पहले ऐसा होता था कि जो मजदूर बाहर जाते थे वो कॉन्ट्रैक्टर ले जाता था, और कॉन्ट्रैक्टर ले जाता था तो वो नंबर देता था या नाम देता था या नहीं देता था, वो जानकारी में नहीं आता था। अब अगर एक भी मजदूर जाएगा तो उसकी रिपोर्टिंग होगी, उसकी जानकारी होगी और उसकी हम लोग मिलकर चिंता करेंगे। मुझे लगता है कि अब इस OSH कोड में आने के बाद इन सारे विषयों पर चर्चा भी हो जाएगी और जो भी समस्या इस समय है उस सबका समाधान भी हो जाएगा। संगठित क्षेत्र के लिए तो सरकारें लंबे समय से काम कर रही हैं, लेकिन असंगठित क्षेत्र के लिए अभी तक बहुत काम नहीं हुआ है।
तो क्या इसमें क्या कोशिश हो रही है कि असंगठित क्षेत्र के लोगों को कैसे लाभ मिल सके? संगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं वो सारी सुविधाएं पा रहे हैं और उनकी सारी चिंता हो रही है। पर देश में जैसा हम कहते हैं कि असंगठित मजदूर जिनकी संख्या 40 करोड़ के आसपास है, उनकी चिंता कम हो पा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को महसूस किया और कैसे इनको प्राथमिकता दी जाए, इनकी हम चिंता करें, तो इसके लिए हम कैसे मजबूती के साथ कदम उठाएं। तो वास्तव में श्रमयोगी मानधन योजना असंगठित कामगारों की चिंता करने का विषय है और इसमें यह भी कहा गया है कि इनमें न्यूनतम पेंशन भी दी जाए और उसमें एक व्यवस्था की जा रही है 3,000 रुपये प्रति माह की। मैं यहाँ पर ये बताऊँगा कि आयुष्मान भारत के तहत अगर स्वास्थ्य की चिंता है तो 5 लाख रुपए तक की व्यवस्था स्वास्थ्य की चिंता के लिए की जाए। और जैसा पहले से प्रधानमंत्री जी की योजनाएं चल रही हैं, जीवन ज्योति बीमा योजना, ये सारी चीज़ें जिसमें न्यूनतम पैसे के साथ हमको सुविधा मिल सके, बीमा मिल सके, इसकी जो चिंता हो रही है, वास्तव में इसका जुड़ा हुआ एक वास्तव में एक सही कदम है। और जैसा मैंने शुरू में कहा है कि सामाजिक सुरक्षा कोड में इन असंगठित मजदूरों की सारी चिंता की गई है, उनको इसमें जोड़ने का काम किया जा रहा है और कैसे बेहतर प्रयास किए जाएं उसके हिसाब से काम हो रहा है। सरकार ये भी चिंता कर रही है कि इन असंगठित मजदूरों को ESIC और प्रोविडेंट फंड की सुविधाएं कैसे मिल सकें, हम इसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं और सभी राज्य सरकारों के साथ संपर्क करके इसकी चिंता भी कर रहे हैं कि कैसे इन असंगठित मजदूरों को इन सुविधाओं के साथ जोड़ा जा सके। तो मैं इतना कह सकता हूं कि वास्तव में प्रधानमंत्री जी की जो रुचि है और कैसे हर क्षेत्र के हर व्यक्ति की हम चिंता कर सकें, उसके लिए एक सही कदम उठाएं और कदम उठाकर उसका एक वास्तविक लाभ मिल सके, ये हमारी चिंता का विषय है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को पेंशन और ESI अस्पताल की सुविधा मिल सके, ये तो मुझे लगता है एक बड़ा काम होगा अगर ये हो सके। नहीं, ESI तो प्रधानमंत्री जी की रुचि ये है, ESI की सुविधा देश के हर जिले में मिले और खाली कागजी ना हो, वास्तविक सुविधा मिले। और ये एक बड़ा कदम होगा क्योंकि अब प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर हमने जो कानून बना रहे हैं, मजदूर जो पहले दिन नौकरी पर जाएगा उसका पूरा मेडिकल चेकअप होगा, उसे कोई शिकायत है, कोई बीमारी है, तत्काल हमको पता चल जाएगा। तो हम लोग अब स्वास्थ्य के मामले में इस बात की चिंता कर रहे हैं कि अगर दुर्भाग्य से शुरू के वर्ष में ही मजदूर को कोई समस्या आ जाए स्वास्थ्य की, तो उसकी चिंता हमारा मंत्रालय ESIC करे और जितना भी पैसा खर्च हो उसकी हम लोग मिलकर व्यवस्था करें। तो वास्तव में ये प्रधानमंत्री जी का सोच है कि आम आदमी, आम मजदूर की हम चिंता करें, उसको खाली कहने की बात ना रहे, उसको एक सही सहायता मिल सके। हम बात कर रहे थे देश के श्रम मंत्री संतोष गंगवार जी से। संतोष जी की चिंता है कि देश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी वो लाभ मिले जो संगठित क्षेत्र के मजदूर पा रहे थे, और मुझे लगता है इसमें वो कामयाब होंगे। नमस्कार जी, धन्यवाद, नमस्कार।